हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फाउंडेशन कोचिंग क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का एक पार्ट है, भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन, जो कि आपके हिस्ट्री के सिलेबस में पिट के अलग से ये 10 नंबर का दिया गया था। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये हिस्ट्री में आपके सिलेबस में 10 नंबर की वेटेज रखता है और इसको स्पेशली अलग से डिफाइन किया गया है सिलेबस में आपके। तो इसलिए ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे आप लोगों का 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। और मैं भी इसको आप लोगों के लिए बहुत ही डिटेल से पढ़ाऊँगा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी डीपली पूछ लिए जाते हैं। तो मैं कोशिश अपनी यही रखूँगा कि आप लोगों को इससे बाहर कोई क्वेश्चन ना मिले। और अगर कुछ छूट भी जाता है तो बाद में मैं इसको कवर करा दूंगा। अगर इसमें कोई टॉपिक छूट जाता है आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग आगे की सीरीज़ को इसी तरह से कंटिन्यू चाहते हैं तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बना के रखिए, क्योंकि मैं देखता हूँ वीडियो तो लोग देख लेते हैं लेकिन लाइक तो बिल्कुल नहीं होते हैं, और सब्सक्राइबर तो मोटिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सब्सक्राइबर भी मायने रखते हैं एक चैनल को मोटिवेट करने के लिए। तो कृपया करके आप लोग अगर वीडियो देखा करिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि इससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो ये भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन थे या क्रांतिकारी विद्रोह थे, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो है आपकी महाराष्ट्र से हुई थी। क्रांतिकारी विद्रोह जो थे इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से हुई थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि विद्रोह का मुख्य केंद्र उस समय क्या था, तो विद्रोह का मुख्य केंद्र जो था आपका वो बंगाल था, क्योंकि अधिकतर जो ब्रिटिश शासन था वो बंगाल से ही पूरा सर्कुलेट होता था। तो बंगाल जो था ये क्रांतिकारी विद्रोह का मुख्य केंद्र था। सबसे ज़्यादा बंगाल के ही लोग तृप्त थे ब्रिटिशों से, तो इसीलिए सारे ज़्यादातर जो विद्रोह और आंदोलन हुए सबकी शुरुआत बंगाल से ही ज़्यादातर होती है। बाकी तो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा ही कहाँ से कौन सा विद्रोह शुरू हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं कि महाराष्ट्र में कौन कौन से क्रांतिकारी विद्रोह हुए हैं। तो महाराष्ट्र में आपका पहला विद्रोह जो है वो है रामोसी विद्रोह। महाराष्ट्र का जो पहला विद्रोह था क्रांतिकारी का वो रामोसी विद्रोह था। तो रामोसी विद्रोह में क्या हुआ था, महाराष्ट्र में इस आंदोलन की शुरुआत जो है रामोसी विद्रोह से हुई थी, और इसकी शुरुआत जो है वासुदेव बलवंत फड़के ने की थी। जो रामोसी विद्रोह था इसकी शुरुआत वासुदेव बलवंत फड़के ने की थी, ये नाम आप लोग याद रखिएगा। और कब की थी? तो 1897 में इसकी शुरुआत की थी। उस समय क्या था कि भारत में जो था वो प्लेग चल रहा था। प्लेग ये बीमारी होती है, इसको कुछ बुक्स में आपको हैजा भी मिल जाएगा लिखा हुआ। तो भारत में प्लेग फैला हुआ था, और उस समय जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा प्लेग की मतलब जांच करने के लिए या उपचार करने के लिए एक प्लेग कमिश्नरी बनाई गई थी। और उसमें दो लोग ब्रिटिश सदस्य थे, एक रैंड थे एक अर्मेस्ट थे। ये दोनों लोग ब्रिटिश कमिश्नरी के सदस्य थे, प्लेग कमिश्नरी के। उस समय रैंड और अर्मेस्ट थे। तो क्या हुआ कि 22 जून 1897 को बालकृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर के द्वारा हत्या कर दी गई। तो ये जो प्लेग कमिश्नर थे रैंड और अर्मेस्ट, तो इनकी बालकृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर, इनको आप लोग चापेकर बंधु के नाम से भी जानते होंगे। तो इनके द्वारा इन दोनों की प्लेग कमिश्नरी की हत्या कर दी गई। और हत्या क्यों गई थी? क्योंकि एक्चुअली बात ये थी, जो ये ब्रिटिश शासन ने प्लेग के लिए कमिश्नरी बनाई थी और उपचारों के लिए लोगों को अस्पताल में भर्ती करते थे, फिर उसके बाद उपचार करने के बजाय उनके साथ गलत काम या इस टाइप से करते थे। तो इसका विरोध करने के लिए, और जब ये सब बातें लोगों में पता चली, तो ये जो चापेकर बंधु थे तो इन्होंने प्लेग कमिश्नर रैंड और अर्मेस्ट की हत्या कर दी थी। और फिर क्या हुआ, जब इनकी हत्या कर दी तो इनकी मुखबरी किसी व्यक्ति ने कर दी थी। तो किसने की थी इनकी मुखबरी? तो इनकी मुखबरी जो है द्रविड़ बंधुओं ने कर दी थी अंग्रेजों से। और क्या हुआ, फिर इनको चापेकर बंधु जो ये थे तो इनको फांसी दे दी गई। तो द्रविड़ बंधुओं को फिर क्या हुआ, जब चापेकर बंधु मारे गए तो द्रविड़ बंधु जो थे, तो द्रविड़ बंधुओं को चापेकर बंधु जो थे ये लोग एक व्यायामशाला चलाते थे, व्यायामशाला। तो व्यायामशाला के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए जब उनको फांसी दी गई। तो व्यायामशाला के लोग जो थे उन्होंने द्रविड़ बंधुओं की हत्या कर दी। तो ये जो संपूर्ण घटना है इसी को हम लोग रामोसी विद्रोह के नाम से जानते हैं। और इस जो ये विद्रोह हुआ था, तो इस विद्रोह का जिक्र सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने अपनी मराठी पत्रिका केसरी में किया था। केसरी में इन्होंने इसका जिक्र किया था, और इसके लिए जो है बाल गंगाधर तिलक को 18 महीने की जेल भी हुई थी। और कौन सी जेल थी? तो मांडले जेल भेजा गया था 18 माह के लिए तिलक को। तो ये आपका रामोसी विद्रोह हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट है आपका मित्र मेला या अभिनव भारत।
तो मित्र मेला और अभिनव भारत ये एक ही संस्था है, ये संस्था थी। पहले इसका नाम मित्र मेला था और फिर बाद में इसका नाम अभिनव भारत कर दिया गया। क्या हुआ था कि 1899 में वी डी सावरकर का पूरा नाम क्या था? विनायक दामोदर सावरकर। तो वी डी सावरकर ने मित्र मेला की शुरुआत की थी और 1904 में इसे ही अभिनव भारत कहा गया। पहले इसका नाम जो था मित्र मेला था, 1899 में वी डी सावरकर ने इसकी स्थापना की और फिर 1904 में इसका नाम बदलकर अभिनव भारत कर दिया गया। उस समय क्या था, महाराष्ट्र का जो प्रथम कारी संगठन था तो वो अभिनव भारत ही था और इसे ही प्रथम कारी संगठन माना जाता है। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र का प्रथम क्रांतिकारी संगठन कौन सा था, तो मित्र मेला या अभिनव भारत। अभिनव भारत ये काफ़ी इंपॉर्टेंट संस्था है आप लोगों की, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर और देखते हैं इसके बारे में। तो इसके सबसे सक्रिय सदस्य कौन थे, तो गणेश सावरकर और महादेव वापट ये इसके सबसे सक्रिय सदस्य थे। और महादेव वापट जो थे इनको पेरिस भेजा गया था, किस लिए? बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा गया था। और जो गणेश सावरकर थे इन्होंने उस समय क्या किया, ये इंडिया में ही थे, तो इन्होंने क्या किया, नासिक के उस समय जो डीएम थे, डीएम जैक्सन, उसकी हत्या कर दी थी। और 1906 में जो वी डी सावरकर थे, वी डी सावरकर को अंग्रेज़ों द्वारा पढ़ाई करने के लिए लंदन भेजा गया था। और फिर क्या हुआ, जब ये लंदन भेजे गए वी डी सावरकर, तो वहाँ से ये अंग्रेज़ों के प्लान के बारे में बताते थे और बताया जाता है कि वहाँ से इन्होंने एक बार 20 बंदूकें भेजी थी और उन्हीं बंदूकों से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ था। तो जब अंग्रेज़ों के प्लान के बारे में बताते थे तो क्या हुआ कि जैक्सन की मृत्यु जो थी वो नासिक षड्यंत्र के लिए मुकदमा चलाया गया। जैक्सन को किसने मारा था? अभी मैंने आप लोगों को बताया ऊपर कि जैक्सन को गणेश सावरकर ने मार दिया था। तो गणेश सावरकर के ऊपर नासिक षड्यंत्र मुकदमा चलाया गया और वी डी सावरकर जो थे इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जो बगावत की थी लंदन में रह के, तो इस चाल के लिए अंग्रेज़ों को जब इस बात का पता चला तो उन्हें भी भारत लाकर आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। तो ये आपका मित्र मेला या अभिनव भारत संस्था थी। इससे जुड़े जितने भी नाम हैं आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये संस्था भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे आप लोगों के कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अब हम लोग आगे देखते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका बंगाल का विद्रोह। बंगाल में कौन कौन से विद्रोह हुए थे? बंगाल के ही विद्रोह हैं। और कौन कौन से विद्रोह हुए थे जो ज़्यादा मतलब इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा। काफ़ी सारे विद्रोह हुए हैं। फिर उसके बाद है आपका सन्यासी विद्रोह। तो सन्यासी विद्रोह ये क्या था? सन्यासी विद्रोह जो था ये 1770 से 1800 के बीच में हुआ था और ये उस समय ब्रिटिश भारत के बंगाल तथा बिहार प्रांत में हुआ था। और 1770 में क्या हुआ था, बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था और उस टाइम पर जब अकाल पड़ा था तो लोगों के पास खाने पीने को कुछ नहीं था, भुखमरी जैसी स्थिति आ गई थी। तो उस समय क्या हुआ कि कुछ लोग थे जो सन्यासी के भेष में या भिक्षुक के भेष में रात में निकलते थे और लोगों के जो उस समय अमीर लोग होते थे या ब्रिटिश अधिकारी होते थे जो मतलब जिनके पास पैसा ऐसा होता था, तो उन लोगों के घर में डाका डालते थे, उनके घर से अनाज चुरा लाते थे, पैसे चुरा लाते थे। तो ये चीज़ होती थी। और ये जो सन्यासी लोग थे, तो ये सन्यासी लोग थे कौन? तो उस समय जो किसान लोग थे जो भूख और अकाल से पीड़ित थे या जिनकी ज़मीनें ब्रिटिश ने हड़प ली, या जमींदार थे जिनकी जागीरी छीन ली गई, या सेवानिवृत्त सैनिक थे, ये सब लोग जो थे यही भिक्षुक के भेष में, सन्यासी के भेष में घूमते थे और अन्न भंडारों को लूट लेते थे। यह बंगाल तथा बिहार में 5,000 से 7,000 लोगों का दल था। धीरे धीरे क्या हुआ, जब ये उपाय जो था इनका, ये इससे और ज़्यादा लोग जुड़ने लगे तो बाद में धीरे धीरे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और ये जो सन्यासी विद्रोह था इसके ग्रुप में लगभग 5 से 7,000 लोग जुड़ गए थे और इसे ही सन्यासी विद्रोह कहा जाता है। इनकी आक्रमण पद्धति जो थी, ये आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूर पूछा जाता है। पीसीएस में भी पूछा गया है, आरओ में भी पूछा गया है। तो इनकी जो ये सन्यासी विद्रोह के सन्यासी थे तो इनकी आक्रमण पद्धति कौन सी थी? तो इनकी आक्रमण पद्धति ये गोरिल्ला युद्ध पे आधारित थी। ये पद्धति आपने इससे पहले कहीं सुनी है? याद करिए। ये पद्धति जो थी गोरिल्ला पद्धति, शिवाजी जो थे उनकी भी युद्ध पद्धति यही थी, गोरिल्ला नहीं थी। तो वही ये युद्ध पद्धति यही है। फिर उसके बाद क्या है, बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे उन्होंने अपनी बुक है, इनकी एक बुक है आनंद मठ, आप लोगों ने पढ़ा होगा। आनंद मठ किसकी रचना है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी की है। तो आनंद मठ जो है उसमें इसी सन्यासी विद्रोह की घटना के बारे में ही बताया गया है और ये बुक जो है इसी पे आधारित है। तो ये आपका सन्यासी विद्रोह हो गया। फिर उसके बाद कौन सा विद्रोह हुआ? उसके बाद आपका आता है कूका आंदोलन। कूका आंदोलन ये कब हुआ था? तो कूका आंदोलन जो है आपका वो 1840 में हुआ था और इसे प्रारंभ करने का श्रेय जो है वो भगत जवाहर मल को जाता है, क्योंकि
ये जो आंदोलन है आप लोगों का, ये पंजाब से संबंधित है और ये भगत जवाहरमल जो हैं ये भी पंजाब के ही हैं। उस समय का जो पंजाब होता था मतलब वो काफ़ी बड़ा एरिया था, उधर पाकिस्तान जो था और लाहौर ये सब पूरा पाकिस्तान सब पंजाब में ही आता था। तो उस टाइम का पंजाब जो था काफ़ी बड़ा एरिया था। तो ये विद्रोह जो था ये मूलतः जो था विद्रोह ये अंग्रेज़ों द्वारा गाय की हत्या को बढ़ावा देने के विरोध में किया गया था। अंग्रेज़ों द्वारा गायों की हत्या की जा रही थी तो उसके विरोध में ये आंदोलन जो है पंजाब के लोगों द्वारा किया गया था। तो पंजाब में जो ये कूका लोग होते थे, कूका लोग कौन होते थे? तो कूका ये जो होता है ये सिखों का एक संप्रदाय ही होता है जिसे कूका बोला जाता है। सिखों में कई सारे संप्रदाय होते हैं, उसमें से एक कूका संप्रदाय था। वही उसी संप्रदाय के लोगों ने इस आंदोलन को किया था, इसलिए इसको कूका आंदोलन बोला जाता है। फिर उसके बाद आपका आता है पागलपंथ आंदोलन। ये कब हुआ था आपका? तो ये आपका हुआ था 1813 में। 1813 में यह विद्रोह बंगाल में हुआ था और इसे करमशाह ने चलाया था। किसने चलाया था? आप लोग ये नाम जरूर याद रखिएगा, कहाँ हुआ था, कब हुआ था और किसने किया था, ये तो ज़रूर याद रखिएगा। बाकी कुछ आप स्टोरी याद रखें ना रखें, लेकिन ये याद रखिएगा। तो पागलपंथ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो करमशाह ने की थी। और टीपू मीर ये कौन था? तो ये करमशाह का पुत्र था। और टीपू मीर जो था, टीपू ने जमींदारों के अत्याचारों के खिलाफ विद्रोह किया था और इसी को पागलपंथ आंदोलन कहा जाता है। इसका पागलपंथ आंदोलन नाम इस तरह से पड़ा कि ये जो करमशाह थे ये पागलपंथ के थे, इन्होंने पागलपंथ नामक एक संप्रदाय था उसकी शुरुआत की थी, इसीलिए इसका नाम पागलपंथ आंदोलन पड़ा था। उसके बाद है आपका फराजी आंदोलन। फराजी आंदोलन क्या था? तो 1818 में पूर्वी बंगाल में हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा चलाया गया था। और बस इसमें आप लोगों के लिए इतना ही जानना इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा कुछ वैसे भी बहुत ज़्यादा डिटेल हो रहा है, तो आप लोग इसका नाम याद रख लीजिए और सन याद कर लीजिए और कहाँ से हुआ था ये याद कर लीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। फिर उसके बाद आता है आपका संथाली विद्रोह। ये तो कई बार पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका संथाली विद्रोह। तो ये कब हुआ था? तो 1855 में बंगाल के मुर्शिदाबाद तथा बिहार के भागलपुर जिलों में स्थानीय जमींदार महाजन और अंग्रेज कर्मचारियों के अन्याय और अत्याचार के शिकार जो संथाल लोग थे उन्होंने यह विद्रोह किया था। कब किया था? 1855 में किया था। और विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था अगर आपसे पूछा जाए तो सिद्धू और कान्हू ये दो भाई थे, इन्होंने ही किया था। ये संथाली जो जनजाति होती है उससे संबंधित थे, तो इन लोगों ने ये विद्रोह किया था अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ। फिर उसके बाद आता है आपका मुंडा विद्रोह। तो ये मुंडा विद्रोह जो है, ये मुंडा आप लोगों को पता होगा, ये भी एक जनजाति है। मुंडा झारखंड की है, ये पाई जाती है झारखंड में। अधिकतर लोगों के नाम में आपने सुना होगा लास्ट में मुंडा लगा होता है, जैसे इस समय के एक सेंट्रल मिनिस्टर हैं उनका नाम है अर्जुन मुंडा, तो वो झारखंड के ही हैं। तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 19वीं सदी के अंत में किया गया एक जनजातीय आंदोलन था। इसमें हजारों की संख्या में मुंडा आदिवासी शहीद हुए थे। तो ये जो आंदोलन था मुंडा विद्रोह, तो ये बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। और इसका एग्जैक्ट टाइम तो नहीं पता है, लेकिन हाँ इस लिखा हुआ है 19वीं सदी के अंत में किया गया था। एग्जैक्ट टाइम इसका नहीं दिया गया है। फिर उसके बाद आता है आपका ताना भगत आंदोलन। ये कब हुआ था? तो ये आपका 1914 में हुआ था, जात्रा भगत के द्वारा किया गया था। जात्रा भगत, ये आप लोग नाम याद रखिएगा, जात्रा भगत। और ये आंदोलन जो है ये छोटा नागपुर में किया गया था। छोटा नागपुर आप लोगों का उस समय तो बिहार में था, लेकिन अभी वर्तमान में ये आप लोगों का झारखंड में पड़ता है। तो छोटा नागपुर में ब्रिटिश अधिकारियों की नीतियों और स्थानीय जमींदारों के शोषणकारी नीतियों के खिलाफ एक ये आंदोलन था और जात्रा भगत इसके संस्थापक थे। फिर उसके बाद देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था अगर आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर होगा आपका ठक्कर बापा। ये लोग आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ठक्कर बापा ने किया था। और लास्ट में एक आप लोगों का विद्रोह बचता है मोपला विद्रोह। ये आप लोग इतना याद रख लीजिए, कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। इतना आप लोगों के लिए इनफ है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बंगाल के और भी कुछ जो इम्पोर्टेंट विद्रोह हैं और समितियां हैं जो उनके बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था। तो बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का शुरुआत जो है वो भद्र लोक समाज के लोगों ने किया था। और पहली क्रांतिकारी संस्था कौन सी थी? तो पहली क्रांतिकारी संस्था जो थी आपकी वो अनुशीलन समिति थी। ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए कि बंगाल विद्रोह की पहली क्रांतिकारी संस्था कौन सी थी, तो अनुशीलन समिति थी। और अनुशीलन समिति जो थी इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1902 में हुई थी। किसने की थी? तो प्रमथ मित्रा, पुलिन दास और सतीश चंद्र बसु ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। और इसका
उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था क्रांतिकारी विचारधारा को पत्रिकाओं के माध्यम से फैलाना, लोगों में जागरूकता बढ़ाना, लोगों में क्रांतिकारी विचारधाराओं को जागृत करना, ये अनुशीलन समिति का उद्देश्य था। तो इस समिति के और भी जो सदस्य थे, तो वो ये लोग सदस्य थे और इनके द्वारा विभिन्न पत्रिकाओं के माध्यम से जागरूकता फैलाने की कोशिश की गई। तो कौन कौन सी किसकी पत्रिकाएं हैं आप लोग याद कर लीजिए। संध्या पत्रिका जो थी ये आपकी ब्रह्म माधव उपाध्याय के द्वारा निकाली गई। युगांतर पत्रिका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है, भूपेन्द्र नाथ दत्त द्वारा निकाली गई। वंदे मातरम, अरविंद घोष, भवानी मंदिर और वर्तमान रणनीति, ये 2 पत्रिकाएं बरिंद्र कुमार घोष ने 1907 में निकाली थी। और बरिंद्र कुमार घोष जो ये थे, इन्होंने 1907 में मणितुल्ला नामक पार्टी बनाई थी, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो अब बात करेंगे हम लोग भारतीय अनुशीलन समिति के बारे में, जो कि बंगाल में क्रांतिकारी विद्रोह की पहली संस्था थी। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अनुशीलन समिति जो थी 1900 कब स्थापना इसकी हुई थी, अभी मैंने आप लोगों को बताया है 1902 में हुई थी। अनुशीलन समिति जो थी इसकी स्थापना 1902 में हुई थी प्रमथ मित्रा के द्वारा। और यही जो समिति थी इसे ही आगे चलकर भारतीय अनुशीलन समिति नाम दिया गया था। और ये जो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, इन्हीं के बताए गए रास्तों पे ये समिति जो थी, इन्हीं के बताए मार्ग पर चलती थी। भारतीय अनुशीलन समिति, बंकिम चंद्र चटर्जी अभी मैंने आप लोगों को बताया, आनंद मठ इनकी रचना जो थी। तो भारतीय अनुशीलन समिति जो थी इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे प्रमथ मित्रा। और सचिव कौन थे? तो चित्तरंजन दास, अरविंद घोष, ये 2 लोग सचिव थे। और कोषाध्यक्ष कौन थे? तो कोषाध्यक्ष थे सुरेंद्र नाथ ठाकुर। और महिला सदस्य कौन थी इसकी? तो सिस्टर निवेदिता जो थी ये एकमात्र महिला सदस्य थी भारतीय अनुशीलन समिति की, आप लोग याद रखिएगा। और सिस्टर निवेदिता जो ये थी ये विवेकानंद जी की शिष्या थी। और इसके प्रमुख कार्य क्या थे? तो युवाओं को अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए तैयार करना और गद्दार भारतीयों को ख़त्म करना, इनका ये उद्देश्य था कि जो लोग गद्दार हैं, ब्रिटिश लोगों से मिले हुए हैं जो भारतीय, पहले हम लोग उनको ख़त्म करेंगे और जो लोग युवा हैं उन लोगों को अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए जागृत करेंगे और उनको तैयार करेंगे, उनको सभी प्रकार की ट्रेनिंग देंगे। ये सब काम इस समिति का था। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मुजफ्फरपुर बम कांड की। ये आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी फेमस था मुजफ्फरपुर बम कांड। इसमें क्या हुआ था कि कलकत्ता का जो एक क्रूर मजिस्ट्रेट था, आप लोगों ने नाम सुना होगा, किंग्सफोर्ड नाम था, जॉर्ज किंग्सफोर्ड। ये कलकत्ता का मजिस्ट्रेट था, बहुत ही क्रूर टाइप का था। तो ये जब रास्ते में एक बार मुजफ्फरपुर जा रहा था तो रास्ते में इसकी बग्घी पर बम फेंक दिया गया था। और ये बम किसने फेंका था? तो ये बम जो था ये प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने फेंका था। ये लोग उस समय युगांतर समिति के सदस्य थे। तो इन दोनों लोगों द्वारा बम फेंका गया, लेकिन उसमें क्या हुआ कि ये जो किंग्सफोर्ड था ये बच गया था और उसमें 2 और लोग मारे गए थे। मारना इनको था किंग्सफोर्ड को, लेकिन मारे गए 2 और लोग, ये बच गया था। फिर क्या हुआ, वैनी रेलवे स्टेशन पे इन्हें पकड़ लिया गया। और जब पकड़ लिया गया तो प्रफुल्ल चाकी जो थे इन्होंने खुद को गोली मार ली और खुदीराम बोस जो थे इनको जेल में डाल दिया गया। और फिर क्या हुआ कि 18 वर्ष की अवस्था में, सॉरी 18 नहीं, यहाँ पे मिस्टेक है, 16 वर्ष आप लोग लिख लीजिएगा, 16 वर्ष की अवस्था में खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दे दी गई। खुदीराम बोस कौन थे? तो सबसे कम उम्र के भारतीय जिन्हें मतलब फांसी दी गई थी, सबसे कम उम्र के भारतीय थे क्रांतिकारी जिनको फांसी दी गई थी। तो खुदीराम बोस को फांसी कब हुई थी? 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर जेल में दी गई थी। उसके बाद देखेंगे हावड़ा षड्यंत्र मुकदमा। तो ये कौन सा केस है? तो 1910 में ये हुआ था। और ये किसके ऊपर किया गया था मुकदमा? तो ये जो बाघा जतिन है, आप लोगों ने बाघा जतिन नहीं, जतिन नाथ मुखर्जी आप लोगों ने नाम सुना होगा, इन्हीं का नाम है बाघा जतिन। तो इनके ऊपर हावड़ा षड्यंत्र मुकदमा चलाया गया था। और किस लिए चलाया गया था? तो इन्होंने उस समय के जो डीएसपी थे शमसुल आलम, उसकी हत्या कर दी थी। जो बंगाल के डीएसपी थे उस समय शमसुल आलम, उसकी हत्या कर दी थी। तो उसके लिए हावड़ा षड्यंत्र मुकदमा चलाया गया था बाघा जतिन के ऊपर 1910 में। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन की। तो पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन जो है 1906 में शुरू हुआ था। 1906 में क्या हुआ था? 1906 में पंजाब सरकार द्वारा उपनिवेशीकरण विधेयक पास किया गया था। इसके तहत चिनाब नदी के जल को रोक दिया गया था, जल कर में वृद्धि कर दी गई थी तथा संपत्ति के अधिकारों में हस्तक्षेप किया गया अंग्रेजों द्वारा। तो इसका विरोध करने के लिए रावलपिंडी में एक सभा का आयोजन किया गया था और इसका दमन कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। और
ये जो सभा थी इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो इस सभा का नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय जब अंग्रेज़ों द्वारा इसका दमन कर दिया गया, मतलब इस सभा को हटा दिया गया, तो लाला लाजपत राय को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर उनके ऊपर लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया था। अभी हम लोग आगे देखेंगे ये लाहौर षड्यंत्र केस क्या है। ये 1915 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के कब शुरू हुआ था आपका, तो 1914 में शुरू हुआ था। तो उस समय क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार को भारतीयों की ज़रूरत थी और गदर पार्टी जो थी, गदर पार्टी कौन थी, तो गदर पार्टी जो थी ये इसकी स्थापना हुई थी 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी और इसका जो मुख्यालय था वो सैन फ्रांसिस्को में था और इसके अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाखना। गदर पार्टी आप लोग याद रखिएगा, कई बार पूछी गई है। इसकी स्थापना जो है लाला हरदयाल ने 1913 में की थी और इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को था। तो जब लाला लाजपत राय को गिरफ्तार कर लिया गया था तो ये जो गदर पार्टी के नेता लोग थे, पंजाब के ही थे, तो ये लोग काफ़ी नाराज़ हुए और इन्होंने अंग्रेज़ों से बदला लेने का सोचा। तो ये लोग चांस की ही तलाश में थे। फिर क्या हुआ कि जब अंग्रेज़ों ने भारतीयों की मदद मांगी तो गदर पार्टी ने सोचा कि ये अच्छा मौका है, तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों का साथ देने से मना कर दिया। और क्या हुआ, उन्होंने प्लान किया कि इस समय ब्रिटिश लोग जो हैं युद्ध में ज़्यादा व्यस्त हैं, तो हम लोग इंडियन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये अच्छा मौका है इन पे अटैक करने का। तो उन्होंने क्या किया, गदर पार्टी के जो सभी कार्यकर्ता लोग थे वो विदेशों में इधर उधर रहते थे, सभी इधर उधर फैले हुए थे। तो इन्होंने क्या किया, अपने जो विदेशी कार्यकर्ता लोग थे जितने भी थे उन सभी को फ़ोन करके बुलाया, संगठित किया गया कि सभी लोग भारत आ जाओ, ये बहुत अच्छा चांस है अंग्रेज़ों के ऊपर अटैक करने का। सभी लोग वहाँ से तैयार हो गए। तो फिर क्या हुआ है, जो विभिन्न देशों में रहते थे उन सभी लोगों को बुलाया गया और फिर क्या हुआ, सभी लोग यहाँ इंडिया आए और अंग्रेज़ों को इसकी भनक लग गई कि हाँ भारतीय लोग हमारे खिलाफ़ साजिश रच रहे हैं। और क्या हुआ कि अंग्रेज़ों द्वारा जैसे ही ये लोग भारत आके प्रवेश किए और इन लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। और यही लाहौर षड्यंत्र केस था आप लोगों का, ये 1915 में हुआ था। और फिर देखते हैं विदेशों में कुछ और क्रांतिकारी आंदोलन जो हुए हैं विदेशों में हुए हैं। हमारे जो भारतीय लोग विदेश में रहते थे उनके द्वारा किए गए हैं, तो उनके बारे में भी जानना ज़रूरी है। तो विदेश में काम करने वाली पहली क्रांतिकारी संस्था कौन सी थी, तो विदेश में काम करने वाली पहली संस्था थी आपकी इंडिया होम रूल सोसाइटी। आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1905 में इसकी स्थापना हुई थी। किसके द्वारा, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। ये जो इंडिया होम रूल सोसाइटी थी इसका जो मुख्यालय था, ये सोसाइटी थी इसका मुख्यालय जो था वो लंदन में ही था और 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इसकी स्थापना की थी। और इसके सबसे सक्रिय सदस्य कौन थे, तो मदन लाल ढींगरा इसके सबसे सक्रिय सदस्य थे। और इसका उद्देश्य क्या था, तो भारत में स्वशासन की स्थापना करना। तो इस संस्था द्वारा लंदन में भारतीयों के लिए एक इंडिया हाउस बनाया गया था, वहीं इसका मुख्यालय था और वहाँ पे इनके द्वारा एक इंडिया हाउस बनाया गया था, एक घर था उसे इंडिया हाउस बोला जाता था, बनाया गया था। और उसी में क्या होता था कि भारत से जो लोग भी क्रांतिकारी लोग आते थे ट्रेनिंग लेने के लिए या किसी भी कारणवश किसी काम के लिए, तो वो लोग इसी इंडिया हाउस में उनके रहने और सब चीज़ों की व्यवस्था की जाती थी, यहीं रहते थे। फिर क्या हुआ, बाद में धीरे धीरे जब वहाँ पे लोग रुकते थे तो ये लोग क्या करते थे, उन लोगों को काफ़ी प्रेरित करते थे और क्रांतिकारियों को उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, ये सब काम किए जाते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि ये बाद में जो इंडिया हाउस था ये आतंकवादी गतिविधियों का एक मुख्य केंद्र बन गया लंदन में। और अंग्रेज़ों को इसका पता चल गया कि भारतीय लोग हमारे ही देश में रह के हमारे साथ ही ऐसा कर रहे हैं, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, जब वहाँ पे छापा डाला तो क्या हुआ कि श्यामजी कृष्ण वर्मा जो थे ये वहाँ से भाग निकले और ये पेरिस भाग गए। और पेरिस जब ये गए हैं तो इन्होंने इंडिया हाउस जो थी उसकी सारी जिम्मेदारी वीटी सावरकर को दे दी थी। तो वीटी सावरकर जो थे वो इंडिया हाउस में ही थे और मदन लाल ढींगरा जो थे ये भी भाग रहे थे। तो रास्ते में क्या हुआ, मदन लाल ढींगरा जब भाग रहे थे तो रास्ते में क्या हुआ कि इनको रास्ते में मिल गया करजन वायली। ये करजन वायली कौन था, तो ये करजन वायली जो था ये उस समय मतलब पहले ये उदयपुर रेजिमेंट का जनरल या लेफ्टिनेंट कुछ रहा था, उदयपुर रेजिमेंट का। तो ये करजन वायली जो था उस समय इसने बहुत सारे अत्याचार किए थे भारतीयों पे। तो ये रास्ते में करजन वायली मिल गया, तो क्या किया मदन लाल ढींगरा ने करजन वायली को रास्ते में ही निपटा दिया।
और जो यहाँ इधर वीडी सावरकर जो थे, इनको इंडिया हाउस की जिम्मेदारी दी गई थी, तो ये इंडिया हाउस में ही रहे। और इंडिया हाउस में जब ये अकेले बचे तो इन्होंने क्या किया, इंडिया हाउस में एक किताब लिखी थी, इंडियाज़ फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ये बुक मैंने आप लोगों को बताई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। तो ये जो इंडियाज़ फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस किताब थी, वीडी सावरकर ने ये इंडिया हाउस में ही बैठ के लिखी थी। और उसके बाद क्या होता है कि अंग्रेज़ों को इस साजिश का पता चल जाता है, वीडी सावरकर को भारत लाया जाता है और यहाँ पे इनको जेल में डाल दिया जाता है। अभी मैंने पीछे आप लोगों को बताया था, ये जब लंदन पढ़ने गए थे तो यहीं इंडिया हाउस में ही रह रहे थे। फिर उसके बाद बात करते हैं हम लोग मैडम भीकाजी कामा के बारे में। ये विदेश में रहती थी, हालांकि ये थी तो भारतीय ही, लेकिन रहती विदेश में थी, तो इसलिए इनके बारे में भी चर्चा करना ज़रूरी है। तो मैडम भीकाजी कामा जो थी, इनको और किस नाम से जाना जाता है, तो क्रांति प्रसूता, क्रांतिकारियों की जननी, इन सब नामों से जाना जाता है। ये नाम आप लोगों से कई बार पूछा गया है, भारतीय क्रांतिकारियों की जननी किसे कहा जाता है, तो मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है। और इनका जो जन्म था वो 1861 में मुंबई में एक पारसी परिवार में हुआ था। और ये जन्म जो है इनका मुंबई में हुआ था, लेकिन ये उस समय वर्तमान में फ्रांस के पेरिस में रह रही थी। और फ्रांस के पेरिस में रह रही थी तो वहीं पे पेरिस में इनकी जो मुलाकात है वो श्याम जी कृष्ण वर्मा से हुई थी। अभी मैंने आप लोगों को बताया, जब श्याम जी कृष्ण वर्मा भागे थे, पेरिस को ही भागे थे, और पेरिस में ही इनकी वहाँ मुलाकात हुई थी। और इनके द्वारा कौन कौन सी पत्रिकाएं निकाली गई, तो वंदे मातरम और मदन तलवार पत्रिकाएं जो हैं ये मैडम भीकाजी कामा के द्वारा निकाली गई हैं। और अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस सम्मेलन में 22 अगस्त को तिरंगा झंडा फहराया गया था इनके द्वारा। जब ये श्याम जी कृष्ण वर्मा से मिली तो इन्होंने क्या किया, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने भारतीयों की पूरी दशा को बताया और इनको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट कर दिया। तो उसी से मोटिवेट होकर ये भी भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन में कूद पड़ी। और इन्होंने क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस सम्मेलन उस समय हुआ था, तो उसमें क्या हुआ, 22 अगस्त को इन्होंने तिरंगा झंडा फहराया था। विदेश में तिरंगा झंडा सबसे पहले इन्होंने ही फहराया था। और उस समय जो वो तिरंगा झंडा था, तो उस तिरंगे झंडे का डिज़ाइन क्या था, तो उस तिरंगे झंडे में जो था वो 8 फूल लगे हुए थे, 8 फूल बने हुए थे। जो उस समय भारत में 8 प्रांत थे, उनको वो लोग डिसाइड कर रहे थे वो फूल जो थे। और झंडे पे क्या लिखा था, वंदे मातरम लिखा था। और इस झंडे का जो डिज़ाइन था वो सरदार राणा सिंह ने तैयार किया था। आप लोग इस समय जो फ्लैग है उसको मत समझिएगा, ये उस टाइम का फ्लैग था, पहले ऐसा ही फ्लैग था। तो इसका जो डिज़ाइन था वो सरदार राणा सिंह ने तैयार किया था। और जो अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस थी, सम्मेलन जो था ये कहाँ हो रहा था, तो जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में हो रहा था। यहीं पे इन्होंने पहला तिरंगा 22 अगस्त को फहराया था। तो ये हो गया मैडम भीकाजी कामा के बारे में। और आप लोगों से एक चीज़ और ये आप लोग याद रखिएगा, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग जो है ये 2 हैं, एक की स्थापना हुई थी 1907 में और एक की स्थापना हुई थी 1942 में। 1907 में किसने की थी, तो द्वारका नाथ दास ने की थी अमेरिका में। और 1942 में किसने की थी, तो रासबिहारी घोष ने जापान में की थी। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की प्रथम अस्थायी सरकार सबसे पहले किसने बनाई थी, तो आप लोगों का आंसर हो, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपका आंसर होगा कि राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में बनाई थी। राजा महेंद्र प्रताप थे, इन्होंने काबुल में पहली अपनी अस्थायी सरकार बनाई थी। इन्होंने कहा हम अंग्रेज़ों से पृथक अपने साम्राज्य का निर्माण करेंगे, और इन्होंने काबुल में अपनी सरकार बनाई। और फिर क्या हुआ, जो सरकार थी इन्होंने सोचा कि हाँ हम लोग अपना अलग प्रांत बना लेंगे और धीरे धीरे सभी देश हम लोगों को मान्यता दे देंगे और हम लोगों को अंग्रेज़ों से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन हुआ क्या कि उस समय जो सिर्फ 2 ही देशों ने इनके प्रांतों को मान्यता दी थी, एक शायद जर्मनी था और एक रूस था। यही 2 देश थे इन्होंने मान्यता दी, बाकी किसी ने दी ही नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इनका जो साम्राज्य था उसको अंग्रेज़ों ने अटैक करके हड़प लिया और इनकी सरकार जो थी वो रखी रह गई। तो इनकी सरकार जो इन्होंने बनाई थी उसके राष्ट्रपति कौन थे, तो उसके राष्ट्रपति थे राजा महेंद्र प्रताप। और प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रधानमंत्री उसके थे बरकतुल्ला खां। और गृह मंत्री इन्होंने किसको बनाया था, तो अब्दुल्ला खां को बनाया था। ये आप लोगों से पूछा जा सकता है कि भारत की प्रथम अस्थायी सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे, तो काफ़ी कठिन क्वेश्चन बन सकता है। फिर लोग कहते हैं कि डीपली पढ़िए, फिर उसके बाद आप बोलिए कि पेपर कठिन है, तब तो सही लगता है। फिर उसके बाद लास्ट में है कामागाटा मारू की घटना, ये काफ़ी फेमस है। ये कब हुई थी, तो 1914 में हुई थी। 1914 में क्या हुआ था कि भारत से गुरुदत्त सिंह, इनको बाबा गुरुदत्त भी बोला जाता है, भारत से गुरुदत्त सिंह ने कामागाटा मारू नामक जहाज़ में 376 लोगों का काफिला लेकर ये भारत से निकले थे कनाडा जाने के लिए।
कनाडा जाने के लिए निकले थे, लेकिन क्या हुआ कि उसी समय पे कनाडा की जो सरकार थी उसने भारतीयों पे बैन लगा दिया कि कोई भी भारतीय जो कनाडा में पहले से नहीं रहता है वो अब कनाडा में एंट्री नहीं कर सकता। तो कनाडा सरकार ने भारतीयों के प्रवेश पर रोक लगा दी थी। तो क्या हुआ कि ये लोगों को लेके वहाँ जहाज़ में लेके पहुँचे। जब वहाँ पे ये घुसने को इनको नहीं दिया गया कनाडा में, तो ये उन लोगों को लेकर वापस आ गए। और जब वापस आए लौटकर भारत, तो भारत में इनको गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। तो यही जो घटना थी, इसी को हम लोग कामागाटा मारू की घटना बोलते हैं। तो ये इस प्रकार से आप लोगों का आज का वीडियो इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। आप लोगों का एक स्पेसिफिक लेक्चर होगा, इसमें मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, कैसे हुई थी, क्यों की गई थी, हर एक चीज़ बताऊंगा आप लोगों को डिटेल से। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए, और इसकी PDF आप लोगों को टेलीग्राम से मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।